Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting classes. चलो let's continue in Ind AS 116. तो हमने Ind AS 116 में हमने स्टार्ट किया था विद द इनिशियल रिकग्निशन एंड सब्सिक्वेंट रिकग्निशन. उसका हमने एक क्वेश्चन भी देखा था जिसमें वी स्टडीड हाउ इनिशियल रिकग्निशन वर्क्स, राइट. इनिशियल रिकग्निशन कैसा चलता है, हमें क्या करना चाहिए, वो हमने देख लिया था. एक बार रिवाइज करवा दूं मैं. इनिशियल रिकग्निशन में होता क्या है, अपना लेसी जो है ना, लेसी क्या करेगा, आरओयू और लीज लायबिलिटी को रिकग्नाइज करेगा. वो कैसा करेगा सर? तो इसमें हमने दो स्टेप देखा था. फर्स्ट स्टेप वाज द इनिशियल रिकग्निशन, सेकंड स्टेप वाज सब्सिक्वेंट रिकग्निशन. फर्स्ट स्टेप में फिर से आप डिवाइड करोगे तो पहले तुम क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी, राइट. तो कैलकुलेशन कैसा होगा, तुम्हारे पास ईयर होगा, लीज पेमेंट्स हो गए, पीवीएफ होगा, फिर उसके बाद पीवीएफ इन द सेंस जो भी डिस्काउंटिंग रेट है, ये डिस्काउंटिंग रेट डिपेंड्स दैट इम्प्लिसिट रेट है या फिर वो क्या है, आईआरआर है, ठीक है, या फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है. फिर उसके बाद पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स आ जाएगा और उसके बेसिस पे तो आरओयू टू लीज लायबिलिटी करोगे, ठीक है. तो नॉर्मली क्या हो सकता है, लीज लायबिलिटी जितना भी है उतना ही अपना आरओयू भी हो सकता है इन सर्टेन केसेस. अदरवाइज उसमें आरओयू में कुछ और चीजें भी ऐड किया जाता है. कैसा चीज है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी आएगा ही आएगा, जो ये वाला पार्ट है. उसके साथ साथ में अगर समझो लेसी ने कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर किया है विच इज लीगल फीस, कमीशन फीस, राइट. तो फिर ये जो इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट कॉस्ट जो भी है इनिशियली इंकर करता है लेसी, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे इन दी आरओयू असेट. अगर समझो यहाँ पे कोई भी प्रोविजन करना पड़ रहा है फॉर द रिस्टोरेशन कॉस्ट, असेट रिस्टोरेशन कॉस्ट, तो फिर उसको भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे इन दी कॉस्ट ऑफ आरओयू. और लीज रेंटल्स अगर पे कर रहा है लेसी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द लीज, तो उसको भी हम क्या करेंगे, हम इंक्लूड कर लेंगे इन द आरओयू असेट. ये कब होगा सर, जब भी असेट प्रिपेयर होता रहेगा. समझो असेट को, देखो लेसी और लेसर दोनों साथ में आए और दोनों साथ में आके कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, बट अभी तक असेट रेडी नहीं है. तो कमेंसमेंट डेट कब रहेगा, जब असेट रेडी होके किसके पास जाता है, लेसी के पास, बरोबर, उसी को कमेंसमेंट देते हैं. और जब एग्रीमेंट में एंटर करते हैं उसको इंसेप्शन डेट बोलते हैं. तो इंसेप्शन डेट में इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर लिया और उसके बाद जो है असेट को बनने एक और महीना लग रहा है, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो लेसी इज पेइंग टू द लेसर, मतलब लीज रेंटल पे कर रहा है, तो उसको भी हम आरओयू के एसेट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है. तो ये चार चीजें इंक्लूड करेंगे और ये चार चीजें इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे अपना जर्नल एंट्री बन जाता है आरओयू असेट टू लीज लायबिलिटी, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटीज है. बैंक में क्या क्या आ जाएगा, जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, उसके साथ साथ में मेरे पास क्या आ गया, लीज रेंटल्स विच इज पेबल बिफोर द कमेंसमेंट डेट, ये वाला पार्ट आ गया, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग वो यहाँ पे आ जाएगा. टोटल मेरा आरओयू असेट हम रिकग्नाइज करेंगे. और उसके बाद मैंने बताया था कि डेप्रीशिएशन जो है, आरओयू एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, राइट. जब एंड लीज टर्म, अब दो दो केसेस है यहाँ पे, या तो लीज टर्म में होगा या तो पूरा यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट में होगा. लीज टर्म में कब होगा, जब परचेज ऑप्शन है बट लेसी जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा परचेज ऑप्शन. अगर इन केस लेसी एक्सरसाइज ऑप्शन को परचेज कर लेगा, परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम पूरा यूजफुल लाइफ में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है. तो देखो अगर परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो फिर उस केस में यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट ले लेंगे. अगर परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उस केस में जो लीज टर्म है दैट विल बी द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. फिर सब्सिक्वेंटली जो है ना कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर सकते हैं. सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में क्या करेंगे, हम प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन टेबल करेंगे. देखो ये वाला ईयर, फिर ओपनिंग बैलेंसेस, फिर इंटरेस्ट ले लेंगे, पेमेंट ले लेंगे एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ले लेंगे. यानी क्या, इसके बेसिस में, ये टेबल के बेसिस में कंप्यूटेशन होगा. उसके साथ साथ में आरओयू का भी होगा. आरओयू का हम नॉर्मली एसएलएम बेसिस में हम कंप्यूटेशन करते हैं. जो आरओयू का असेट का जो डेप्रिसिएशन है वो एसएलएम के बेसिस में करेंगे. और ये अपना एंट्रीज हो गए, ये हमने देख लिया था. और ओवरऑल इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख लिया था. आ जाओ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जिसमें सब्सिक्वेंट रिकग्निशन भी हो. देखो इलस्ट्रेशन नंबर 30 एक बार देख लो आराम से. आ जाओ, मैं उसको ना अपने वाले नोट्स पे लेता हूँ.
चलो देखो, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इफ यू वांट यू कैन मार्क दिस एज एलडीआर। क्यों? क्योंकि एग्जाम में, अगर एग्जाम के एक दिन पहले अगर तुम्हें चाहे कि पूरा रिवाइज कर ले, तुम्हें क्या बोलते हैं 116 का रिकग्निशन लेसी बुक्स में, तो ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो, entity ABC lessee enters into a 3-year lease of equipment. Entity ABC agrees to make the following annual payments at the end of each year. तो फिर यहाँ पे end of each year बोल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो 1 से चालू करते हैं और उसके बाद फिर आगे आता रहता। मतलब अपना 1 ईयर 1 से अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर चालू नहीं होगा उस केस में। ईयर 1 का 1 होगा, फिर सेकेंड ईयर से अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर चालू होगा अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर होता। तो यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ द ईयर है, तो लॉजिकली तुम सोचोगे एक साल बाद मिलेगा, तो एक साल बाद, एक साल का जो है ना यहाँ पे टाइम फैक्टर कंसिडर करना होगा। तो फर्स्ट ईयर का कितना है 20,000, सेकेंड ईयर का 30 और थर्ड ईयर का 50,000। ओके, फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस देयर आर नो अदर एलिमेंट्स टू द लीज पेमेंट्स लाइक परचेज ऑप्शन, लीज इंसेंटिव फ्रॉम द लेसर और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अज्यूम अ डिस्काउंट रेट ऑफ 12%। तो यहाँ पे डिस्काउंट रेट कितना है 12%, which is entity ABC's incremental borrowing rate because the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined. Entity ABC depreciates ROU on the straight line basis over the lease term. How would entity ABC account for the said lease? सिंपल है एकदम। तुम्हें पता है क्या करना है? यस सर, दो चीजें करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल रिकग्निशन, फिर जाएंगे सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में। इनिशियल रिकग्निशन में हमने पहले कंप्यूट क्या करना होगा, लीज लायबिलिटी कितना है, कैसा, डिस्काउंटिंग करके। आ जाओ, पहले करना है हमें इनिशियल रिकग्निशन। ठीक है, पहले इनिशियल रिकग्निशन करना है। तो इसमें अगर देखोगे तो पहले क्या आएगा, ईयर, फिर लीज पेमेंट्स, फिर पीवीएफ एट द रेट। अपने को बताया कि कितना है 12%, 12% एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ईयर कितना है 1, 2 आणि 3। लीज पेमेंट्स 20, 30, 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, 30,000 और 50,000। और यहाँ पे डिस्काउंट कर लो, कितना आएगा, फर्स्ट ईयर में आ जाएगा 0.893, 0.97, 712। ठीक है, $20,000 into 0.893, 17,860, 30,000, 23,910, 50,000 into आ जाएगा 35,600। हमारा यहाँ पे लीज लाइबिलिटी कितना आया, यहाँ पे 77,370। ठीक है, ये अपना इनिशियल रिकग्निशन हो गया। अगर तुम जर्नल एंट्री लिखना चाहो तो लिख लो, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या रहेगा, ROU असेट अकाउंट डेबिट 77,370 टू लीज लाइबिलिटी 77,370 being ROU and lease liability recognized। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर चलते हैं हम सेकंड में। सेकंड क्या है अपना, सेकंड है अपना सब्सिक्वेंट रिकग्निशन।
सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में क्या करेंगे, हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, राइट। अमोर्टाइजेशन टेबल ऑफ लीज लायबिलिटी। वो कैसा बनेगा बताओ, ईयर, फिर आ जाएगा मेरे पास ओपनिंग बैलेंस, बरोबर। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट चढ़ाएंगे उसके ऊपर, तो इंटरेस्ट एट द रेट 12%। फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं सर। तो ईयर अपने पास 3 साल है, 1 2 यानी 3। फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंस अपना स्टार्ट होगा यहाँ से, ये अपना ओपनिंग बैलेंस रहेगा 77,370। तो आ जाओ देख लो, 77,370, इसके ऊपर 12% के रेट से इंटरेस्ट चढ़ा दो, 77,370 इंटू 12%, तो ये आ जाएगा 9284। ठीक है, और पेमेंट्स अपना यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कितना है, 20,000 माइनस 20,000, मेरा क्लोजिंग बैलेंस 66654 का आएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ा दो 12% के हिसाब से, तो 799 और 9 आ जाएगा इसका, 7998 कर लो। ठीक है, और पेमेंट कितना है, 30,000 का पेमेंट है, माइनस 30,000, तो ये आ जाएगा 44,653। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन में क्या फर्क आ रहा है, 66654 प्लस 7998 माइनस 30,000, 52 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 44,652, इसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ा तो 12% के रेट से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5358, और यहाँ पे 50,000 का पेमेंट होने वाला है। ठीक है सर, तो 44,652 प्लस 3558, ये 50,000 आ रहा है, तो यहाँ पे ये अपना जीरो हो जाएगा। दिस इज आर अमोर्टाइजेशन टेबल, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, ओपनिंग बैलेंस लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया, फिर पेमेंट्स आ गए, उसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो दिस वुड बी बेसिकली, यहाँ पे ए पकड़ लो, इसको बी पकड़ लो, इसको सी डी, तो यहाँ पे ई क्या रहेगा अपना, बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, अगर सी क्या रहेगा तो b इंटू 12%, राइट। फिर उसके बाद अपना सेकेंड टेबल आएगा मेरा डेप्रीशिएशन वाला टेबल, डेप्रीशिएशन ऑफ आरओयू। तो डेप्रीशिएशन ऑफ आरओयू में सिंपल हम करेंगे, क्या करेंगे सर, सिंपल हम एसएलएम के बेसिस में कंप्यूट कर लेंगे। तो ईयर अपने पास है 1 2 एंड 3, अपने पास ओपनिंग बैलेंस रहेगा आरओयू का, फिर आ जाएगा डेप्रीशिएशन, फिर क्या आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, राइट। फिर उसके बाद अगर देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना रिकग्नाइज किया आरओयू, 77,370, राइट। डेप्रिसिएशन कितने साल के लिए होगा सर, 3 साल के लिए, क्यों, क्योंकि 3 साल का अपना कॉन्ट्रैक्ट है, तो 77,370 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 25,790। तो अपना क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा बताओ, 77,370 माइनस 25,790, तो ये आ जाएगा 51,580। तो यहाँ पे 51,580 अगर करोगे तो 25,790 अपना डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एसएलएम बेसिस है। यहाँ पे भी 25,790, यहाँ पे आ जाएगा 25,790, 25,790 और यहाँ पे 0। समझा मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट ईयर का बैलेंसेस ले लिया,
उसके ऊपर बेस्ड ऑन SLM हमने कंप्यूट कर दिया 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए हमने डिवाइड कर दिया 77370 को 3 डिवाइडेड बाय 3 करोगे ना तो तुम्हें ये डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस बचा। तो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो गया, फिर डेप्रिसिएशन आ गया, फिर क्लोजिंग बैलेंस बचा, क्लोजिंग बैलेंस आया, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन मतलब ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मेरा 0 हो गया। दिस इज ऑल द सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में ये 2 टेबल बनेंगे। फिर अब आ जाएगा अपने पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज कर पाओगे? अब नॉर्मली जर्नल एंट्रीज करना है ना सर, तो सिंपली तुम बोलोगे 3 जर्नल एंट्रीज करना है आपने। सबसे पहले वाला तो हमने कमेंसमेंट वाला कर लिया, राइट? कमेंसमेंट वाला तो हो गया। सेकंड इंटरेस्ट चढ़ाना है, थर्ड डेप्रिसिएशन वाला, फोर्थ मेरा क्या रहेगा? फोर्थ मेरा जो डेप्रिसिएशन है और जो इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो आ जाओ। entries for first year in the books of लस्सी। लस्सी के बुक्स में देखो कैसे होगा, छोड़ो। फर्स्ट मेरा एंट्री क्या रहेगा? फर्स्ट मेरा एंट्री रहेगा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का, राइट? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना आया था मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस? 9284 टू लीज लाइबिलिटी, राइट? 9284 का आ गया। सेकंड होगा मेरा डेप्रिसिएशन का, तो मेरा आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 25790, तो यहाँ पे आ जाएगा 25790 टू ROU एसेट अकाउंट 25790। फिर थर्ड आ जाएगा, इसको ट्रांसफर एंट्री करना है पीएनएल में। तो पीएनएल में ट्रांसफर एंट्री कैसे करेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बताओ? 9284 और ये 25790, 9284 प्लस 25790, ये आ जाएगा 35074। अच्छा, इतना ही होगा क्या एंट्रीज? मेन एंट्री तो भूल ही गया हम, पेमेंट का एंट्री तो करना पड़ेगा ना, तो पेमेंट का एंट्री भी कर लेते हैं। आ जाओ। तो लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 20,000 है ना फर्स्ट ईयर का, टू बैंक अकाउंट 20,000, ठीक है? और नरेशन तो लिख लेना, इजी है नरेशन, इजी है नरेशन करके तुम एग्जाम में मत छोड़ो, एग्जाम में मार्क्स कटेगा, राइट? तो ठीक है, सिंपल है। हमें क्या क्या करना है? अगर इनकेस ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है लीज, इसमें नॉर्मली आता नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ने वाले रीमेजरमेंट, उसके बाद मॉडिफिकेशन, जो लेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लास्ट 2 टॉपिक्स है, उसके बाद लेसर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे हम। तो लेसी के बुक्स में ये 2 टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो रीमेजरमेंट है और उसके बाद क्या है अपने पास मॉडिफिकेशन ऑफ द लीज लाइबिलिटी। इसका तो एकदम सिंपल है ना। तो क्या करना पड़ेगा? पहला क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इनिशियल रिकग्निशन करना पड़ेगा, जिसमें आई हैव टू कंप्यूट, क्या कंप्यूट करेंगे? लीज लाइबिलिटी पहले कंप्यूट करना होगा, वो सिंपल टेबल से हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका रिकग्निशन कर लिया, फिर सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में 2 टेबल बनाऊंगा। एक टेबल क्या है मेरा? लीज लाइबिलिटी का, दूसरा होगा ROU एसेट का, और इन दोनों का जो है हम क्या कर लेंगे? जर्नल एंट्रीज रिकग्नाइज कर लेंगे। इतना ही सिंपल है लीज लाइबिलिटी करना, मतलब लीज लाइबिलिटी बुक्स में रिकग्नाइज करना। अगर तुम देखोगे ना तो ये वाला पार्ट जो है ये मेरा असेट्स में जाके बैठेगा। जो असेट्स है ना, असेट्स में जाके यहाँ पे फेस ऑफ बैलेंस शीट में दिखेगा ROU एसेट करके। अगर कोई भी इसका बता दूं मैं तो उसमें दिख जाएगा। और लीज लाइबिलिटी का कैसा क्लासिफिकेशन होगा? ये भी फेस ऑफ बैलेंस शीट में ही होगा, जिसमें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम क्लासीफाई कर लेंगे। कैसे सर? यहाँ पे 3 साल का है,
राइट, 3 साल का मेरा लाइबिलिटी है, तो 3 साल में से फर्स्ट ईयर क्या है, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, क्योंकि विद इन 1 ईयर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकर करना पड़ेगा, राइट। तो वो 1 ईयर उसको शॉर्ट टर्म में दिखाएंगे यानी करंट में दिखाएंगे, और बचा हुआ 2 साल जो है ना वो लॉन्ग टर्म या नॉन करंट एसेट में दिखा देंगे, ठीक है। तो वैसे इसका हम फेस ऑफ द बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन, आ जाओ वो भी देख लेते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यूजिंग कॉस्ट मॉडल। इलस्ट्रेशन नंबर 31, इसको पक्का एलडीआर मार्क कर लो, और ये एग्जाम के पहले करके ही जाना है। चलो मैं बोलूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट एलडीआर क्या है, देख ले क्वेश्चन को। देखो, कंपनी EFG एंटर्स इनटू अ प्रॉपर्टी लीज विथ H। तो कंपनी EFG जो है वो प्रॉपर्टी में एंटर किया विथ एंटिटी H। द इनिशियल टर्म ऑफ द लीज इज 10 years। इनिशियल टर्म कितना है, 10 साल का है, विथ अ 5 year रिन्यूअल ऑप्शन। अच्छा, तो यहाँ पे इनिशियल टर्म है 10 years का है, विथ 5 year रिन्यूअल ऑप्शन। The economic life of the property is for 40 years and the fair value of the leased property is 50 lakhs. Okay. Company EFG has an option to purchase. यहाँ पे option to purchase the property है at the end of the lease term for 30 lakhs. Okay, sir. The first advance annual payment is 5 lakhs with an increase of 3% every year thereafter. Okay. ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये वाला सेंटेंस को तुम स्टार मार्क कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला सर, यहाँ पे देखो ये वाला। क्यों सर, यहाँ पे दो चीजें डिटरमाइन होते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे फर्स्ट एडवांस एनुअल पेमेंट बोल रहे, देखो फर्स्ट एडवांस एनुअल पेमेंट यानी क्या, इससे यू अंडरस्टैंड दैट आवर लीज पेमेंट्स इज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैंने, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा लीज पेमेंट जो है ना, लीज पेमेंट्स दिस इज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो तुम्हें जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एडवांस एनुअल पेमेंट, एडवांस यानी क्या, स्टार्ट ऑफ द ईयर से तुम्हें पेमेंट मिलने वाला है। ओके, सेकेंड चीज यहाँ पे 5 lakhs का मेरा लीज पेमेंट होने वाला है, और थर्ड चीज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अपना 3% से इंक्रीज होगा एवरी ईयर मेरा लीज पेमेंट्स। ओके, द इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न इज 9.04। एंटिटी एच गिव्स company EFG an incentive of 2 lakhs payable at the beginning of year 2 which is used for normal tenant improvement। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे लीज इंसेंटिव भी है। अगर कोई लीज इंसेंटिव होगा तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मेरा फिक्स रेंटल से क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। ओके सर, यहाँ पे फिक्स क्या लग रहा है, 5 lakhs, तो 5 lakhs से मेरा रिड्यूस हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद कंपनी EFG इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज दैट परचेज ऑप्शन। अच्छा, रीजनेबली सर्टन है कि ये परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो परचेज ऑप्शन अगर एक्सरसाइज करेगा तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, वो परचेज ऑप्शन को भी इंक्लूड कर लेंगे इन द कंप्यूटेशन ऑफ लीज लायबिलिटी। याद है लीज पेमेंट्स का कंसेप्ट, जो लीज पेमेंट्स में कंसेप्ट में मैंने क्या बताया था, फिक्स रेंटल, ठीक है, फिक्स पेमेंट आ गया। फिर उसके बाद सब्सटेंशियली फिक्स जो है उसको भी इंक्लूड करते हैं। सेकंड वेरिएबल लीज पेमेंट, जहाँ पे इंडेक्स के बेसिस पे इंक्लूड होगा, यानी क्या, वो कोई इंडेक्स है या फिर CPI के बेसिस में उस पर इंक्लूड हो जाएगा, तो फिर उसको भी लीज लाइबिलिटी में इंक्लूड करेंगे। थर्ड क्या था, परचेज ऑप्शन, टर्मिनेशन पेनल्टीज। तो यहाँ पे परचेज ऑप्शन जो था वो क्या था, अगर रीजनेबली सर्टन है तो उस केस में हम परचेज ऑप्शन को भी इंक्लूड करते हैं इन दी लीज पेमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे परचेज ऑप्शन इंक्लूडेड है, राइट। किधर है परचेज ऑप्शन, रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन। और परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे कुछ 30 lakhs बोला था मुझे जितना याद है। देखो, कंपनी EFG हैज एन ऑप्शन टू परचेज द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म फॉर 30 lakhs। इसको भी इंक्लूड कर लेंगे लीज पेमेंट में, यानी क्या सर, ऑन द डे वन हम 30 lakhs जो पे करने वाला है उसको डिस्काउंट कर देंगे। ओके, अब बताना है हाउ वुड EFG मेजर द राइट ऑफ यूज एंड द लीज लायबिलिटी ओवर द लीज टर्म। तो आपने को बताना है यहाँ पे कि EFG मेजर कैसे करेगा ROU एसेट को और लीज लायबिलिटी को, दोनों को भी। तो आ जाओ, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है, तुम्हें जो जो चाहिए सब इंक्लूडेड है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं, लेट्स गो। पहला स्टेप क्या होगा अपना, इनिशियल रिकग्निशन। तो इनिशियल रिकग्निशन में करना क्या है,
पहले हमें लीज लाइबिलिटी को रिकग्नाइज करना है। तो लीज लाइबिलिटी को रिकग्नाइज करने हमें लीज लाइबिलिटी का टेबल बनाना पड़ेगा। देखो दो तरीका होता है राइट लीज लाइबिलिटी को रिकग्नाइज कंप्यूटेशन करने का। अगर तुम्हारे पास जो पेमेंट्स है लीज रेंटल्स वो इक्वल है फॉर एवरी ईयर, मतलब समझो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है पूरा साल, मतलब फर्स्ट ईयर से 10th ईयर तक सेम है 1 लाख रुपए, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्टली पीवीएएफ फैक्टर लगा के तुम डायरेक्टली एक लाइनर में कंप्यूट कर सकते हो, एग्जाम में टाइम बच जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा कोई दिया है जहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरी ईयर 3% से इंक्रीज है, तो उस केस में यहाँ पे द लीज रेंटल इज चेंजिंग एवरी ईयर, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो पहले ईयर में बना दो ईयर, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लीज पेमेंट्स पीवीएफ फैक्टर एट द रेट 9.04 है ना, यस सर, और उसके बाद आ जाएगा डिस्काउंटेड मेरा यहाँ पे कैश फ्लो। ओके, तो यहाँ पे मेरा कितने साल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, ठीक है। तो लीज पेमेंट्स बताओ कितना है, सबसे पहले साल है सर 5 लाख राइट, 5 लाख है। अब सेकेंड ईयर में तुम देखोगे तो सेकेंड ईयर में तुम बताओ 5 लाख तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ में 3% का इंक्रीज होगा, तो 5 लाख प्लस 3% होना पड़ेगा, करना पड़ेगा राइट। उसके साथ साथ में सेकेंड ईयर में अगर देखोगे तो एंटिटी एच गिव्स कंपनी ईएफजी एन इंसेंटिव ऑफ 2 लाख पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, तो 2 लाख का इंसेंटिव भी कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे अगर वर्किंग नोट करूं मैं, यहाँ पे मैं ऐसे वर्किंग नोट बनाऊं सेकेंड ईयर का, तो 5 लाख प्लस 5 लाख इंटू 3% मेरा तो वो वेरिएबल वाला होगा बरोबर। फिर उसके साथ साथ में यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 2 लाख, 2 लाख माइनस इन द सेंस क्यों कर रहे हैं सर, यहाँ पे 2 लाख लीज इंसेंटिव है, तो देखो 5 लाख प्लस 3% माइनस 2 लाख करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3,15,000, मेरा लीज लाइबिलिटी मतलब लीज पेमेंट कितना आ जाएगा 3,15,000 इन नेट, नेट में मुझे इतना पे करना है। ओके सर, सर फिर ये थर्ड ईयर आ गया, अब थर्ड ईयर में क्वेश्चन आ सकता है सर क्या यहाँ पे 3,15,000 के ऊपर इंसेंटिव मतलब 3% ऐड करेंगे, या 5 लाख जो था 5,15,000 जो था उसके ऊपर 3% ऐड करेंगे। क्वेश्चन वो हो सकता है, यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है, यहाँ पे सिर्फ हमने लीज इंसेंटिव को लेस किया है, अगर लीज इंसेंटिव ना होता तो फिर मेरा लीज लाइबिलिटी मतलब लीज पेमेंट्स कितना होता, 5,15,000 होता, तो मेरा फर्दर जो होगा फर्दर यहाँ पे लीज पेमेंट्स कितना होगा इसके बेसिस में ही होगा, इंक्रीज जो है 3% जो है इसके ऊपर ही 3% से इंक्रीज लगाऊंगा। नहीं समझे सर, फिर से बताओ तो सुनो, यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो इसका टोटल कितना बनेगा 5,15,000, फिर हमने 2 लाख लेस किया, तो 2 लाख जो है ना वो ईयर स्पेसिफिक है, सेकेंड ईयर में मुझे इंसेंटिव मिल रहा है तो सेकेंड ईयर में मैंने इंसेंटिव कंसिडर किया, तो 5,15,000 जो है 5,15,000 इज नथिंग बट माई एक्चुअल लीज पेमेंट, ठीक है। तो इसको मुझे इग्नोर करना है फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर बराबर, क्यों है ही नहीं ना लीज इंसेंटिव, थर्ड ईयर से नहीं है, तो इंक्रीज जो होगा अभी नेक्स्ट ईयर में ईयर थर्ड में कैसा होगा, ईयर 3 में 5,15,000 प्लस 3% करना होगा तुम्हें, ठीक है समझ रहे हो। तो आ जाओ, तो 5,15,000 प्लस 3% कर लो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा अराउंड 5,30,450 बरोबर। इसके ऊपर 3% कर लो तो ये आ जाएगा 5,46,364 प्लस 3% तो ये आ जाएगा 5,62,754, ठीक है। इसके ऊपर फिर 3% तो ये आ जाएगा 5,796,37, ठीक है, प्लस 3% 5,796,37 प्लस 3% तो ये आ जाएगा 5,970 कितना है 26, उसके ऊपर प्लस 3% 6,14,937, ओके, प्लस 3% तो ये आ जाएगा 6,333,85 6,3,385 आ गया, प्लस 3% कर लो
तो ये आ जाएगा 652,387। ओके, तो दिस आर माई लीज पेमेंट्स फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए मुझे इतना लीज लाइबिलिटी मतलब लीज पेमेंट्स करना होगा फॉर एवरी ईयर। अब फर्दर हम जब अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे तो फर्स्ट ईयर का पेमेंट इतना होगा, सेकेंड ईयर का पेमेंट इतना होगा, थर्ड ईयर का पेमेंट इतना होगा, तो वो बताते समय सीख लेंगे हम। ठीक है, पीवीए फैक्टर लगा दो। अब यहाँ पे फिर से ध्यान देने की चीज़ है, क्या चीज़ है सर? यहाँ पे 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि मैं यहाँ पे नोट लिख दूं क्या, यहाँ पे 1 क्यों आया? एक मिनट रुको, मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर because payments are in advance। पेमेंट जो है वो एडवांस में पे कर रहे हैं, उसके लिए मेरा 1 ईयर से चालू होगा, 1 से चालू होगा। राइट, बराबर ना यार? तुम लॉजिकली अगर सोचोगे ना तो यहाँ पे पहले दिन ही मुझे पेमेंट मिल रहा है तो उसको क्यों डिस्काउंट करूंगा, बराबर ना? आज के दिन मेरा लीज लाइबिलिटी आ रहा है, मतलब लीज स्टार्ट हो रहा है, तो लीज स्टार्ट हो रहा है उसी दिन मुझे पेमेंट मिल रहा है, तो उसको डिस्काउंट क्यों करेंगे? डिस्काउंट तो वो करूंगा ना जो लास्ट एंड ऑफ द ईयर में मिलेगा। राइट, तो एंड ऑफ द ईयर में मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सेकेंड ईयर का पेमेंट, बराबर? तो उधर से चालू होगा मेरा डिस्काउंटिंग। तो यहाँ पे 191.904, बराबर। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आएगा? 0.197। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे लीजेस के क्वेश्चन में मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे सिमिलर होगा, सिमिलर इन द सेंस कांस्टेंट होगा। मैं 3 डेसिमल पॉइंट तक ही ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली मैंने जितना ऑब्जर्व किया है 3 डेसिमल पॉइंट तक ही लिया है ये वाला। अगर तुम मॉड्यूल के क्वेश्चंस में देखोगे तो मॉड्यूल के क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में अलग अलग है, तो मैं बोलता हूँ आई वुड सजेस्ट कि 3 ले लो, एग्जाम में 3 3 लेते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया है तो फिर उस केस में क्वेश्चन का जो भी स्पेसिफिकली बताया वो ले लो। तो यहाँ पे देगा 0.771, 0.707, 0.649, 0.595, 0.545, यहाँ पे 6 कर देगा इसको, हाँ 6, 0.500, 0.456। ठीक है, दिस वुड बी माई फैक्टर्स, इसके बेसिस में कंप्यूट कर लो। मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में 5 lakhs आएगा, राइट? सेकेंड ईयर में कितना आएगा? 3,15,000 इंटू 0.971, यह आ जाएगा 288855, बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद 530,450 इंटू 0.841, तो ये आ जाएगा 446108। ठीक है, तो आई गेस इसमें लीज पेमेंट्स में अपना डिफरेंस आएगा फ्रॉम दी मॉड्यूल। अगर मॉड्यूल से कंपेयर कर रहे हो ना तो डिफरेंस आएगा। क्यों सर? यहाँ पे हमने 3 फैक्टर लिया है। ठीक है, एक 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 कंप्यूट करते चलो। 546364 इंटू 0.771, तो ये आ जाएगा 421246। ठीक है, 56257275 यस इंटू 0.707, तो ये आ जाएगा कितना? 39797867। ओके, 579637 इंटू 0.469 649। अगर तुम चाहोगे तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि तुम्हारा कंप्यूटेशन हो जाएगा। थ्री फाइव फाइव टू 30। ओके,
614,937 5141 ओके 633385 into ठीक है। अब देख लो कितना आ रहा है टोटल और टोटल करके बताओ। थ्री 97867 376,184 355,230 335141 316693 297488। तो मेरे यहाँ पे लीज लाइबिलिटी आ रहा है 3734812। ठीक है। यहाँ पे जो है ना मॉड्यूल के आंसर से थोड़ा डिफर करेगा। क्यों? फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि मेरे जो सॉल्यूशंस है वो सारे सॉल्यूशंस में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सर, यहाँ पे मैं 3 फैक्टर्स ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 फैक्टर लिया है सारे यहाँ पे। उसके पहले क्वेश्चन में देखो तो 4 फैक्टर लिया था, उसके पहले क्वेश्चन में देखा तो 3 फैक्टर लिया था। तो यहाँ पे उनका लाइबिलिटी इतना आ रहा है 3739648 का। ठीक है। अपना आंसर क्या आ रहा है 3734812 का डिफरेंस था, मतलब 812 का मेरा लीज लाइबिलिटी आ रहा है, विच इज मोर और लेस द सिमिलर आंसर। अब यहाँ पे एक और चीज है। क्या एक और चीज है सर? यहाँ पे इफ यू विल सी परचेज ऑप्शन भी इंक्लूडेड है ना यार, तुम देखे नहीं क्या परचेज ऑप्शन? यहाँ पे अगर देखोगे तो 30 लाख का परचेज ऑप्शन इंक्लूडेड है, तो वो परचेज ऑप्शन को भी इंक्लूड करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं कंप्यूट कर लूँ परचेज ऑप्शन। तो ईयर 10 में अगर देखोगे तो परचेज ऑप्शन भी इंक्लूडेड है। तो परचेज ऑप्शन कितना था? 30 लाख का था अपने पास। तो यस सर 30 लाख। और मेरा पीवीएफ फैक्टर कितना होगा? 0.456 का रहेगा। तो 30 लाख इंटू 0.456, तो ये आ जाएगा 13,68,000। राइट, 30 lakhs into 0.456। जस्ट अ मिनट, अपने को कितना आएगा फैक्टर? 1.904 डिवाइडेड बाय ओके। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज, यहाँ पे फैक्टर क्या आएगा सर? बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज हो गया। क्या है कंफ्यूजन होने का चीज? यहाँ पे ये ईयर 10th में है, ये वाला जो है ना ईयर 10 है। यहाँ पे अगर देखोगे दिस इज ईयर 9th। अगर तुम डायरेक्टली देखोगे अच्छे से तो ये ईयर 9th है। कैसा सर? नहीं समझा? तुम फैक्टर भी देखोगे तो फैक्टर 1 आ गया फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर ये है, राइट। सेकंड ये है। तो अगर तुम यहां से कंप्यूट करोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एथ एंड नाइन्थ। तो दिस इज बिगनिंग ऑफ द ईयर 9th ना, अपने को एडवांस में पेमेंट मिल रहा है, तो ये बिगनिंग ऑफ द ईयर 9th है। और यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो 10th ईयर में हमें एक परचेज ऑप्शन मिलने वाला है। तो इनडायरेक्टली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि यहाँ पे मेरा जो फैक्टर आएगा वो 0.456 नहीं आएगा, यहाँ पे 10th ईयर का आएगा। तो 10th ईयर का कितना है? 420। दिस वुड बी माय फैक्टर। नहीं समझा सर? आ जाओ बताता हूँ। देखो पेमेंट्स कब मिल रहा है अपने को? पेमेंट्स मिल रहा है स्टार्ट में। स्टार्ट में जब पेमेंट्स मिल रहा है तो ईयर 1 में मुझे पेमेंट मिला है, ईयर 1 में नहीं, इनफैक्ट दिस इज ईयर 0। अब कंप्यूटेशन में मैं ईयर 1 लिख रहा हूँ बट ये ईयर 0 है। क्यों? क्योंकि एक साल पूरा बीता नहीं है, अपने को फर्स्ट डे में मुझे पैसा मिल रहा है, बरोबर। तो ईयर 0 हो गया ये, राइट। फिर उसके बाद मेरा ये फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट और नाइन्थ, राइट। तो 9th ईयर में मेरा यहाँ पे लीज लाइबिलिटी कंप्यूट हो रहा है 9th ईयर तक, बरोबर, क्योंकि अपना एडवांस में पेमेंट चल रहा है। और परचेज ऑप्शन मेरा 10th ईयर का है, बरोबर। तो 10th ईयर का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो मुझे यहाँ पे कंसिडर करना है। ये वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो 9th ईयर के लिए है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे कितना आएगा? 30 lakhs
इंटू 0.42, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 12,60,000। तो ओवरऑल अगर देखोगे मेरा यहाँ पे टोटल लीज लाइबिलिटी कितना होगा बताओ। टोटल लीज लाइबिलिटी इज इक्वल टू पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस परचेज ऑप्शन। पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स कितना है अपने पास 3734,812, राइट, यही है, प्लस 12,60,000 34,812। मेरा यहाँ पे देखोगे 499,4812, दिस वुड बी माई टोटल लीज लाइबिलिटी। फिर से बता दो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मार्क दिस एज एलडीआर। क्यों सर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। पहली चीज फिक्स रेंटल है, सेकंड यहाँ पे वेरिएबल है जो 3% से इंक्रीज हो रहा, थर्ड चीज यहाँ पे लीज इंसेंटिव है जो सेकंड ईयर में मिल रहा है, सेकंड ईयर में देखोगे तो मेरा यहाँ पे लीज इंसेंटिव है, राइट। थर्ड चीज मेरा जो पेमेंट है वो एडवांस में है। अब जब पेमेंट एडवांस में है तो फिर उस केस में क्या है, मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो डिस्काउंटिंग सेकंड ईयर से चालू होगा, फर्स्ट ईयर में 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे परचेज ऑप्शन है, जहाँ पे परचेज ऑप्शन में ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है, इसका भी नोट लिख लेता हूँ। डिस्काउंटिंग फैक्टर का नोट क्या आएगा, फैक्टर फॉर परचेज ऑप्शन वुड बी ऑफ 10th ईयर। 10वां साल का मेरा यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ ईयर टर्म में मिलने वाला है, राइट। एंड ऑफ ईयर टर्म में मेरा परचेज ऑप्शन होगा, तो उसके लिए यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, ये वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर रहेगा। मेरा टोटल लीज लाइबिलिटी इतना होगा, विच वुड बी पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस परचेज ऑप्शन का। ठीक है सर, इनिशियल रिकग्निशन का तुम जर्नल एंट्री लिख लोगे, यस, वेरी सिंपल। अब तो 1 नंबर है, मेरा पहले कंप्यूटेशन वाला पार्ट तो खत्म हो गया ना। आर यू असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी कितना आ रहा है 499,4812, 499,4812, राइट, दिस इज माय लीज लाइबिलिटी। अच्छा सर, अब ये तो फर्स्ट हो गया मेरा इनिशियल रिकग्निशन, फिर चलते हैं सेकेंड वाले पार्ट। फिर मेरा यहाँ पे आ जाएगा सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में हम क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, बोलो यस और नो। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में हम क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, और साथ साथ में क्या करेंगे सर, आरओयू का डेप्रिसिएशन वाला सिंपल। तो आ जाओ देखेंगे कैसा करना है। वही सेम अपना ईयर होगा, फिर होगा ओपनिंग बैलेंस। अब तुम्हें यहाँ पे एक डाउट आएगा, क्या, अब नॉर्मली अपना टेबल कैसे चलता था, नॉर्मली व्हाट वी यूज्ड टू डू, ओपनिंग बैलेंस उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते थे, बरोबर, और उसके बाद पेमेंट होता था। बट यहाँ पे ऐसा होगा क्या, नहीं सर, क्यों, क्योंकि अपना पेमेंट एडवांस में हो रहा है, समझ रहे हो। नॉर्मली अपना टेबल कैसा बनाते थे हम, नॉर्मली अपना जो अमोर्टाइजेशन टेबल है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, अगर मेरा जो नॉर्मल है एंड ऑफ द ईयर में मेरा पेमेंट्स हो रहे हैं, तो फिर उस केस में ये टेबल ईयर आएगा, फिर ओपनिंग बैलेंस, फिर इंटरेस्ट, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट आता था और पेमेंट्स आते थे और क्लोजिंग बैलेंस आते थे। बट यहाँ पे हमें पेमेंट जो है वो एडवांस में मिल रहा है, बोलो यस और नो। यस सर, जब पेमेंट्स एडवांस में मिल रहे हैं तो एडवांस में यहाँ पे पहले पेमेंट्स ले लूंगा और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट कंप्यूट होगा, इंटरेस्ट एट द रेट 9.04% एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो टेबल का यहाँ पे मेरा जो सीक्वेंसिंग चेंज हो गया, पहले ईयर, ओपनिंग बैलेंस, फिर पेमेंट्स आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि पेमेंट्स अपना स्टार्ट ऑफ द ईयर में हो रहे हैं। तो अगर देखोगे तो 10 साल है ना, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना हो गया बताओ, 499,48 48
12 बरोबर। और मेरा यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पेमेंट 5 लाख का है, यस और नो? यस सर। तो 5 लाख का अगर ये होगा तो बताओ 4 लाख सॉरी 4994812 माइनस 5 लैक्स करोगे और उसके ऊपर बचा हुआ क्या उसके ऊपर तुम क्या करोगे, लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करोगे। तो यहाँ पे इसको डिनोमिनेशन ये देता हूँ नोटेशन ए बी, और ये मेरा सी होगा, ये मेरा डी होगा, और ये मेरा होगा ई। तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कैसे कंप्यूट होगा, बी माइनस सी इंटू 9.04%, राइट। यही मेरा डिनोमिनेशन रहेगा ना, मतलब इसका नोटेशन कैसा रहेगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा, पेमेंट आ जाएंगे, तो ओपनिंग बैलेंस में से पेमेंट लेस हो जाएगा, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट कंप्यूट होगा, राइट, किसके ऊपर, ये माइनस ये इंटू 9.04%, उसके बाद मेरा पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, राइट। एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो अब क्या है, मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। इंटरेस्ट कंप्यूटेशन कैसा होगा, आज जो तुम्हें कंप्यूटेशन के साथ साथ में बताता हूँ ताकि तुम्हें इजी हो जाए, एकदम इजी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पेमेंट हो गया, यहाँ पे कंप्यूटेशन कैसा होगा, 4994812 माइनस 5 लैक्स इंटू 9.04%, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4994812 माइनस 5 लैक्स इंटू 9.04%, तो यहाँ पे आ जाएगा 406,331, राइट। फिर उसके बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा बताओ, क्लोजिंग बैलेंस वुड बी बी माइनस सी प्लस डी, राइट। तो यहाँ पे कैसा रहेगा, जो भी मेरा आएगा 4994812 माइनस 5 लैक्स प्लस 406,331, तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 4901143, ठीक है। ये मेरा क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, एकदम सिंपल है। यस सर। एक मिनट रुक दो, इसको ना और थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये मेरा ईयर वन का कैलकुलेशन हो गया। तो ईयर वन का जिसे कैलकुलेशन किया है, सिमिलर वे में तुम्हें भी कैलकुलेट करना है सेकंड ईयर के लिए। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 4901143 का बैलेंस आ जाएगा ईयर टू के लिए, राइट। और मेरा यहाँ पे पेमेंट कितना होगा, सेकेंड ईयर का पेमेंट देख लो कितना होगा, तो यहाँ पे मेरा सेकेंड ईयर का पेमेंट है 3,15,000, राइट। तो ये 3,15,000 ले लो यहाँ पे, 3,15,000। अब 3,15,000 अगर चला गया तो उस केस में अगर बताऊँ मैं 4901143 माइनस 3,15,000, इसके ऊपर 9.04% मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, माइनस 3,15,000 इंटू 9.04%, तो ये आ जाएगा 414587, ठीक है। 4901143 माइनस 3,15,000, यहाँ पे आ जाएगा ये 50,00730, ठीक है। अगर तुम फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, अगर मॉड्यूल का आंसर देख रहे हो तो उस केस में मॉड्यूल और मेरे आंसर में छोटा सा अंतर होगा। क्यों सर? क्योंकि मॉड्यूल ने यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स कितना लिया है, यहाँ पे मॉड्यूल ने 2 ही फैक्टर तक लिया है, अप टू 2 फैक्टर ओनली, और मैंने यहाँ पे 3 फैक्टर लिया है क्योंकि द आंसर शुड बी कंसिस्टेंट, सारे जो मेरे सोल्यूशंस है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उसके लिए मैंने 3 फैक्टर लिया है। अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने कितना लिया है, कहाँ गया मेरा कंप्यूटेशन, हाँ 3 लिया है, देखो 3 फैक्टर्स। अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे भी 3 फैक्टर्स लिया है मैंने, तो यहाँ पे मॉड्यूल में और मेरे में थोड़ा सा अंतर हो सकता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके सर, तो आ जाओ ईयर 3 का देख ले, 50,00730, फटाफट करता हूँ अभी,
अपना पेमेंट्स कितना आएगा बताओ, 530450, 530450, राइट। और यहाँ पे पेमेंट्स हो जाएंगे तो 50730 माइनस 530450 इंटू ये मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 4041113, राइट। माइनस 530450, मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 4874393, राइट। इतना ही है ना, यस सर। तो देखो ईयर 4 के लिए कितना आएगा 4874393, राइट। और मेरा यहाँ पे पेमेंट्स कितना हुआ है बताओ, हाँ पेमेंट्स यहाँ पे हो गया है यहाँ पे 546364, राइट। इसको लेस करके 546364 इंटू 9.04%, तो यहाँ पे करोगे ये आ जाएगा 391253, ठीक है। 4874393 माइनस 546364, तो मेरा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा 4719282, तो यहाँ पे ये और फिफ्थ आ गया 4719282, और मेरा पेमेंट फिफ्थ ईयर के लिए कितना है 562754, राइट। 562754, इसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट लग जाएगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा 5705, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 4719282 प्लस 3755750 माइनस 562754, यहाँ पे आ जाएगा 4532278। इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट ही है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें बहुत कैलकुलेशन है। 32278, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट कितना है ईयर 6 के लिए 579637, 579637, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.94 के बेसिस में करोगे 357318, ओके। थ्री 357318, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे 4309959। बस थोड़ा पार्ट बचा है, बस सेवेंथ वाला देखोगे मेरा ओपनिंग बैलेंस है 4309959 का है। यहाँ पे पेमेंट्स कितने हैं सेवेंथ ईयर के लिए 597026 का मेरे पास यहाँ पे पेमेंट है, माइनस 597026, तो यहाँ पे 0.9043354649 रहेगा, राइट। 4309959 यहाँ पे आ जाएगा 4048582, ठीक है। एथ ईयर के लिए सेम होगा 4048582, और मेरे यहाँ पे एथ ईयर के लिए पेमेंट है 614937, राइट। मेरा यहाँ पे इतना ही पेमेंट है, जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी फॉर दैट। स्क्रीन आ गया, चलो स्क्रीन आ गया, ओके। स्क्रीन आने के बाद देख लो फिर 404882 माइनस 614973 माइनस नहीं करेंगे 9.04% के हिसाब से हम कंप्यूटेशन करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 310401, बराबर, ओके। जस्ट अ मिनट, ओके। चलो यहाँ पे ये आ जाएगा 82, तो यहाँ पे आ जाएगा 312324, नाइन्थ ईयर के लिए ये ओपनिंग रहेगा, बराबर।
और इसका पेमेंट्स कितना है 9th ईयर में 633,385 का पेमेंट्स है 633,385 225083 बराबर 3123244 माइनस 633,385 मेरा क्लोजिंग बैलेंस 2719,14942 आएगा। ओके तो मेरा 10th ईयर का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस वुड बी 2714,942 बराबर। अगर यहाँ पे देखोगे तो पेमेंट्स कितना है सर 10th ईयर में पेमेंट है 652,387 का मेरा यहाँ पे पेमेंट है माइनस 652,387 का पेमेंट है इंटू 9.04 18645 यहाँ पे आ जाएगा 2714,942 माइनस 652,387 2249,009 ओके तो 10th ईयर में फिर से आ जाएगा क्या आ जाएगा 2249,009 फुल। तो यहाँ पे पेमेंट्स यहाँ पे पूरा का पूरा 30 lakhs होंगे। समझा मैंने क्या क्या क्यों 30 lakhs होंगे क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है सर यहाँ पे 2 बार 10th ईयर में पेमेंट आ रहा है। फर्स्ट एक तो अपना लीज पेमेंट होगा सेकंड ये परचेज ऑप्शन का वाला होगा। तो परचेज ऑप्शन वाला पार्ट देख लो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 2249 अच्छा ओके यहाँ पे कुछ कंप्यूटेशन डिफरेंसेस आ रहा है जस्ट अ मिनट 2714965 चलो जी यहाँ पे देयर इज अ स्मॉल क्या बोलते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक। तो यहाँ से हमें फिर से कंप्यूट करना होगा। इफ़ यूल सी यहाँ पे अपना आ जाएगा 3744046 ठीक है। तो अपना ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 3744046 माइनस हो जाएगा 3633385 राइट और इसके ऊपर कंप्यूट होगा 9.04 के बेसिस में। तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट पार्ट आ जाएगा सर 281204 राइट और यहाँ पे अगर इसको मैं ये कर लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 3391865 और यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 3391865 बरोबर। पेमेंट तो मेरा सेम रहेगा 652,387 इसके ऊपर 9.04% के बेसिस में अगर मैं लगा लूँ 3391865 माइनस 652,387 इंटू 9.04 तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा मेरा इंटरेस्ट आएगा नॉर्मली 247648 का। अगर तुम इंटरेस्ट रेट कंप्यूट करते हो उसके बेसिस में अगर कंप्यूट करते हो 9.04 बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस भी हो सकता है। क्यों सर क्योंकि 30 lakhs आना चाहिए नॉर्मली मेरा यहाँ पे माइनस 93391,865 माइनस 6532387 ओके माइनस 30 lakhs। तो अगर देखोगे या फिर 260522 हो सकता है यहाँ पे। तो अगर तुम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस वुड बी 30 lakhs एंड मेरा ओपनिंग यहाँ पे कितना होगा 30 lakhs राइट। यहाँ पे जीरो आ जाएगा मेरा बैलेंसेस और यहाँ पे भी जीरो आएगा। क्या किया सर कुछ समझा नहीं सर। आ जाओ मैं समझाता हूँ फिर से। यहाँ पे मैं डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट ही लिखता हूँ 260522 यहाँ पे बोलो ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन ठीक है। आ जाओ फिर से बता दो क्या हुआ है ठीक है। एक अपना कंप्यूटेशनल एरर था यहाँ पे ईयर 8 में आई गेस
हाँ, ईयर 8 में थोड़ा सा छोटा सा गलती था, गलती इन द सेंस कैलकुलेशन मिस्टेक, तो उसकी वजह से अपना गलत आ रहा था आंसर। अब सब कुछ सही हो गया। क्या किया मैंने, फिर से बताता हूँ, सुनो। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना था। यहाँ पे एकदम कैलकुलेशन वाला पार्ट है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में हमें करना क्या है, हमें स्टार्ट करना यहाँ से है, राइट। तो यहाँ पे स्टार्ट करना है, बट मुझे जो पेमेंट्स है वो ईयर बिगनिंग में मिल रहा है, स्टार्ट ऑफ द ईयर में मिल रहा है। तो उसके लिए मैंने सीक्वेंसिंग चेंज कर दिया, इंटरेस्ट वाला पेमेंट वाला पहले आ जाएगा और इंटरेस्ट वाला बाद में आ जाएगा। यानी क्या, मेरा ओपनिंग बैलेंस रहेगा और पेमेंट्स आ जाएगा, दिस माइनस दिस इनटू मेरा जो भी क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा वो मेरा इंटरेस्ट पार्ट रहेगा, राइट। और मेरा क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कैसे बनेगा, ओपनिंग बैलेंस, राइट, माइनस पेमेंट्स प्लस माई इंटरेस्ट वुड बी माई क्लोजिंग बैलेंस। अगर चाहो तो यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो एक कॉलम और यहाँ पे नेट पेमेंट लिख सकते हो या फिर नेट ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा और उसके बेसिस में तुम इंटरेस्ट कंप्यूट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कंप्यूट किया तो फिर उसके लिए मे भी तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। तो सिंपल है, मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया, उसके ऊपर पेमेंट्स आ गए। पेमेंट्स यहाँ पे देख के फटाफट फटाफट लिख सकते हो तुम्हें, यहाँ पे पेमेंट्स ऑलरेडी अपने पास कंप्यूटेड है, क्या क्या पेमेंट्स है वो पेमेंट्स लिख के लिख सकते हो। ओके, पेमेंट्स लिख लिया। फिर उसके बाद दिस माइनस दिस इनटू इनटू 9.04% मेरा क्या रहेगा, इंटरेस्ट पेमेंट रहेगा, राइट। और मेरा क्लोजिंग बैलेंस कैसा डिटरमाइन होगा, दिस माइनस दिस प्लस दिस। तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो मेरा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, वही मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। समझ रहे हो ना, सिंपल है एकदम, कुछ कुछ फर्क ये नहीं है। तो ओपनिंग माइनस पेमेंट करोगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, वो इंटरेस्ट को ये जो नेट पेमेंट है उसमें ऐड करोगे, तो फिर यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्लियर है एकदम, यस सर। यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर था अपना, दैट इज फाइन। यहाँ पे जो अमाउंट आया है दिस इज ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस, जहाँ पे मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 30 लाख आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन दी एंड अपन 30 लाख पे करेंगे ना फॉर द परचेज ऑप्शन। तो यहाँ पे परचेज ऑप्शन के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस करके इसको माइनस कर लिया, तो फिर ये बैलेंस आ गया। नॉर्मली तुम इंटरेस्ट के बेसिस में भी कर सकते हो, वहां पे एग्जैक्ट 30 लैक्स नहीं आएगा, तो एग्जैक्ट 30 लैक्स चाहिए था, उसके लिए यहाँ पे मैंने इसे कंप्यूट कर लिया, तो मेरा थर्ड ईयर 10 में इतना आ गया। दिस इज माई अमोर्टाइजेशन टेबल। और इसके बेसिस में तुम क्या करोगे, इसके बेसिस में सर हम यहाँ पे एंट्रीज पास करेंगे और लीज लाइबिलिटी को रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, अब आता है सर सेकेंड थिंग। सेकेंड थिंग क्या आएगा यहाँ पे, मेरा आरओयू असेट का डेप्रिसिएशन। अगर तुम देखोगे आरओयू डेप्रिसिएशन, तो मैंने एक चीज बोला था, याद है क्या है सर, डेप्रिसिएशन का यूजफुल लाइफ कैसे यूज करना है, हमें डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना कैसा करना चाहिए इन जनरल। तो डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन कैसा होगा, एक तो लीज टर्म के बेसिस में या तो यूजफुल लाइफ के बेसिस में। लीज टर्म के बेसिस में कब होगा, लीज टर्म के बेसिस में जब होगा जब भी मेरा यहाँ पे परचेस ऑप्शन है बट एक्सरसाइज नहीं कर रहा है लेसी, राइट। यहाँ पे परचेज ऑप्शन है, यस सर, परचेज ऑप्शन है और वो परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है लेसी, तो फिर उस केस में मेरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसा कंप्यूट होगा, कंप्यूट होगा बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ। बरोबर है, समझ रहा है मैंने क्या बोला। यहाँ पे मेरे पास परचेज ऑप्शन है और वो परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है, कौन, मेरा लेसी एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अब बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट यानी यहाँ पे मेरा बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ, यहाँ पे कितना है यूजफुल लाइफ बताओ। यूजफुल लाइफ मेरा यहाँ पे है असेट का, प्रॉपर्टी का 40 ईयर्स, तो मेरा डिप्रिसिएशन 40 ईयर्स के बेसिस में कंप्यूटेशन करेंगे हम। Although the lease term was for 10 years, the asset had an economic life of 40 years, right, 40 years का economic life था। When company EFG exercises its purchase option at the end of the 10th year, तो उस केस में it would have fully extinguished its leases।
लीज लाइबिलिटी बट कंटिन्यू डिप्रिशिएशन depreciating the asset over the क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपना एसेट 10th ईयर में अपने नाम में आ जाएगा, यानी क्या लेसी के नाम में आ जाएगा और उसको पीपी में, मतलब बेस्ड ऑन पीपी, जैसे पीपी का डेप्रिशिएशन करते हैं वैसे ही आरओयू का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डेप्रिशिएशन की बात करूँ मैं, कितना होगा बताओ? मेरा यहाँ पे ये इतना था 4901143 डिवाइडेड बाई 40 ईयर्स, कितना आएगा बताओ? 4901143 डिवाइडेड बाई 40 ईयर्स, तो ये आ जाएगा 1225285, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा 122528 का। इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल है। यहाँ पे ये क्वेश्चन को एलडीआर मार्क कर लो आराम से और इसमें से कर सकते हो। अब यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के डाउट्स आएंगे, सर यहाँ पे तुमने अलग आंसर किया। आंसर कुछ अलग नहीं किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसिस्टेंट रखने के लिए सारे क्वेश्चंस में सिर्फ 3 फैक्टर्स के तक लिया है, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उस पर मैं 3 फैक्टर लूंगा। मॉड्यूल में एज सच कोई ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कि 3 फैक्टर लिया है, 2 फैक्टर, कई क्वेश्चन में 4 लिया है। तो नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना, क्वेश्चन में दिया होगा कि 4 फैक्टर लेना है या 3 फैक्टर लेना है। अगर कुछ नहीं बोला है तो फिर आई गेस मेरे ऑब्जर्वेशन के बेसिस में 3 फैक्टर तक लिया है, बट फाइनल फैक्टर्स कितना लेना है वो बता दूंगा, ठीक है। कि एग्जाम में कितना फैक्टर, मतलब ये जो फैक्टर्स है वो कितना लेना है, 3 फैक्टर या 4 फैक्टर तक लेना है, वो मैं बता दूंगा। बट अभी के लिए हम फॉलो कर रहे हैं 3 फैक्टर, तो 3 फैक्टर के बेसिस में हमने कंप्यूटेशन किया है। अगर तुम मॉड्यूल में देखोगे, इफ यू सी इन द मॉड्यूल में लीज लाइबिलिटी आ रहा है 37, 39, 466, 48 का, और हमारा यहाँ पे लीज लाइबिलिटी कितना आ रहा है 37, 34, 812 का। कितना डिफरेंस हुआ? 812 माइनस 37, 39, 648, तो लगभग 4836 का डिफरेंस है, ठीक है। मेरा यहाँ पे अगर पीवी का जो परचेज ऑप्शन का वो तो सेम ही आएगा आंसर, क्यों? क्योंकि 0.420 का ही मेरा फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कंप्यूटेशन के बेसिस में यहाँ पे इंटरेस्ट में कुछ डिफरेंस हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 3 फैक्टर लिया था, और 3 फैक्टर इन द सेंस यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटेशन डिफर होगा ना बेस्ड ऑन दी पेमेंट्स। अगर देखोगे तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मेरा कुछ और आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कंप्यूटेशन लिया है, यहाँ पे मैंने ये अजम्पशन लिया है कि ये 3 फैक्टर कंसिडर करेंगे। और अगर मॉड्यूल में देखोगे ना तो मॉड्यूल में ये नंबर भी राउंड फिगर कर दिया है, 50 लाख कर दिया है, 49,01143 अपना आ रहा है। मॉड्यूल में अगर देखोगे तो मॉड्यूल ने राउंड फिगर करके 50 लाख किया है, किधर है? हाँ, ये यहाँ पे देखो, मॉड्यूल ने उसको राउंड फिगर कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर हो सकता है, वो अंतर को होप सो यू विल अंडरस्टैंड। एकदम सिंपल है सर, ओके। तो यहाँ पे अपना जो इनिशियल रिकग्निशन एंड सब्सिक्वेंट रिकग्निशन के जो क्वेश्चन थे एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन वाले हो गए। और यहाँ पे तुम क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन यू कैन मार्क एज एलडीआर एंड यू कैन सॉल्व इट। एक बार तुम हाथ से सॉल्व करना चाहिए, क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्पीड बैठेगा, मतलब कैसे सॉल्व करना है, कैसे, कब तक, व्हाट इज द टाइम यू हैव टू डेडिकेट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन करके, ठीक है। ये हम तुम एक बार अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना तो फिर मेरे हिसाब से इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट रिकग्निशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं, फिक्स्ड लीज रेंटल से, वेरिएबल है, परचेज ऑप्शन है, टर्मिनेटिंग पेनल्टीज नहीं है, वो तो भी बहुत बेसिक वाला चीज़ है। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो पीवी कंप्यूटेशन है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर वाला है, जो जहाँ पे हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा। देन उसके बाद अगर परचेज ऑप्शन देखोगे तो परचेज ऑप्शन का भी है, और परचेज ऑप्शन का डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कुछ अलग है, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं, इन दी एंड है, अगर मेरा लीज लाइबिलिटी इन दी एंड है और मेरा परचेज ऑप्शन भी है, तो बच्चे लोग क्या करते पता है क्या, डायरेक्टली जो है ना यहाँ पे मेरा जो ये फैक्टर है सेम फैक्टर यही होगा, सेम फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि अपना नॉर्मल चलता रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि मेरा जो लीज पेमेंट्स है वो बिगनिंग ऑफ द ईयर है, बरोबर। तो ये बिगनिंग ऑफ द ईयर में इन द सेंस 9th ईयर में पे करा रहेगा। मेरा जो परचेज ऑप्शन है वो परचेज ऑप्शन तो 10th ईयर का है, तो 10th ईयर का परचेज ऑप्शन के बेसिस पे मेरा कंप्यूटेशन होना है, राइट। तो उसके बेसिस में मैंने कंप्यूट करके ये आंसर निकाला है, ठीक है। चलो, इतना पार्ट अपना अगर हो गया है तो अपन आगे बढ़ते हैं, एंड इन फर्दर कंसेप्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले रीमेजरमेंट ऑफ द लीज लाइबिलिटी, उसके बाद मॉडिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, लेट्स अंडरस्टैंड
रीमेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। ठीक है, तो रीमेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी कब होता है सर? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फिर उस केस में हमने जब इनिशियली लीज लाइबिलिटी पढ़ा था तो उस पर हम एस्टिमेट्स लेके चल रहे थे, बरोबर। हमने एस्टिमेशन लिया कि मेरा जो है परचेज ऑप्शन जो है वो मे बी एक्सरसाइज होगा या ना एक्सरसाइज भी हो सकता है, राइट। वो एस्टिमेशन था, मे बी वो 5 साल के बाद वो एस्टिमेशन बदल सकता है। यानी क्या हमने इनिशियल डे में हमने ऐसा एस्टिमेट किया था कि परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, राइट। फिर 5 साल बाद मुझे ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पे परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। या फिर समझो यहाँ पे हो सकता है कि मेरा लीज टर्म जो है वो रिन्यूअल ऑप्शन है ना अपने पास की, समझो इनिशियली मेरा 5 साल का था और 5 साल का मेरा रिन्यूअल ऑप्शन था। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि सर नहीं एक्सरसाइज करेगा, जो भी रिन्यूअल ऑप्शन है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। इन दी एंड इन द सेंस 2-3 साल के बाद मुझे ऐसा पता चल रहा है कि ये जो रिन्यूअल ऑप्शन है उसको भी एक्सरसाइज कर लूंगा, राइट। तो ऐसा कोई चेंजेस है, राइट, जो मेरे एग्जिस्टिंग टर्म्स में थे। यानी कि एग्जिस्टिंग टर्म्स में मेरा लिखा हुआ था कि ये चेंजेस हो सकते हैं, राइट। तो ये एग्जिस्टिंग टर्म्स में चेंजेस होंगे इन द सेंस, यानी मेरा एस्टिमेट अपडेट होगा, यानी परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा या नहीं उसका जो है ना एस्टिमेट अपडेट हुआ। या फिर मेरा रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा या नहीं, इसका जो कॉन्टिजेंसी है वो रिजॉल्व हो गया। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मेरा रीमेजर कर लूंगा पूरा लीज लाइबिलिटी को। क्या करूंगा, लीज लाइबिलिटी को रीमेजर करूंगा। यानी क्या सर, यहाँ पे सिंपली तुम्हें चेक करना है, इनिशियली मेरा 5 साल का था और 5 साल का यहाँ पे क्या है मेरा रिन्यूअल ऑप्शन था। 2 साल बाद मुझे ऐसा पता चल रहा है कि रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए था, राइट। तो रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, ये कब पता चल रहा है, सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिन्यूअल ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बाद मेरा लीज लाइबिलिटी कितना आएगा उसको मेजर करूंगा और जो भी डिफरेंस है उसको लीज लाइबिलिटी और आरओयू में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, एज पर इंड AS 116 रिक्वायर्स लेसीज टू रीमेजर द लीज लाइबिलिटी अपॉन अ चेंज इन लीज पेमेंट्स ऑन द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है, एक तो लीज टर्म में चेंज आ गया, चेंज इन लीज टर्म ऑन द अकाउंट ऑफ रीजनेबल सर्टेनिटी टू एक्सरसाइज और नॉट टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन और द टर्मिनेशन ऑप्शन। ओके, सेकंड थिंग, यहाँ पे परचेज ऑप्शन में चेंज आया। अब ये दो जो है दिस इज अंडर आर कंट्रोल, राइट। ये दो जो है अपने कंट्रोल में था, अपने इन द सेंस लेसी के कंट्रोल में था। अगर लेसी चाहे तो रिन्यूअल ऑप्शन यानी लीज टर्म को एक्सटेंड कर सकता था, लेसी चाहे वो परचेज ऑप्शन जो एक्सरसाइज कर सकता था। तो इन दोनों के केसेस में वेयर द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ लेसी, तो यहाँ पे हम जब इनिशियली मेजर करते रहेंगे तो वो ओरिजिनल रेट यूज करते रहेंगे, डिस्काउंटिंग रेट, और उसके बेसिस में हमने कंप्यूट कर दिया। अब जब सब्सिक्वेंटली उसको रीमेजर करेंगे सर हम रिवाइज लाइबिलिटी, रिवाइज डिस्काउंट रेट से, जो भी डिस्काउंट रेट रहेगा उसका रिवाइज्ड वर्जन जो भी रहेगा, समझो मेरा इनिशियली 5 था अब जाके 6 हो गया, तो 6% के बेसिस पे मैं रिमेजर करूंगा मेरा लीज लाइबिलिटी, ये दो केसेस में। फिर लास्ट चेंज क्या हो सकता है, चेंज इन रेसिडुअल लीज गारंटी और सीपीआई, राइट। तो सीपीआई और रेसिडुअल लीज गारंटी है, अगर इसमें कोई भी चेंज आया, यानी क्या, समझो सर यहाँ पे सीपीआई इंडेक्स जो है मेरा इनिशियली 120 था, अब क्या हुआ 125 130 हो गया, ये भी चेंज आया ना, तो मेरा लीज पेमेंट्स में चेंज आएगा, तो उस केस में मुझे रीमेजर करना पड़ेगा मेरा लीज लाइबिलिटी। जब रीमेजर करूंगा तो उस केस में मैं ये, इस केस में मैं क्या करूंगा, मेरा जो है ना ओरिजिनल डिस्काउंट रेट यूज करके कंप्यूटेशन करूंगा। नहीं समझा सर, समझेगा, डोंट वरी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, हम इनिशियली हम लीज लाइबिलिटी जब रिकग्नाइज करते हैं वो तो एस्टिमेट के बेसिस में होता है। अब जो है अगर रीमेजरमेंट के टर्म्स में अगर कोई चेंज आ गया तो फिर उस केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रीमेजरमेंट कर सकते हैं हमारे लीज लाइबिलिटी को। ओके यस सर, अब जब रीमेजरमेंट करेंगे मेरा लीज लाइबिलिटी को तो फिर उस केस में मेरा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि मेरा डिस्काउंटिंग रेट कौन सा, ओरिजिनल वाला यूज करूंगा या फिर रिवाइज्ड यूज करूंगा, वो क्वेश्चन हो सकता है। अगर इनके समझो यहाँ पे तुम्हारा लीज लाइबिलिटी जो है वो चेंज हो रहा है ड्यू टू टर्म्स इन द सेंस जो लीज टर्म है उसकी वजह से चेंज हो रहा है, या फिर यहाँ पे परचेज ऑप्शन के बेसिस में चेंज हो रहा है। तो अगर ये दो केसेस हो गए जहां पे लेसी के अंडर कंट्रोल है, मतलब लेसी के हाथ में है ना कि वो रिन्यूअल करेगा ऑप्शन, लेसी के हाथ में है ना कि परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो ऐसे इसमें कोई भी चेंज आया तो फिर उस केस में हम और जो रिवाइज रेट है वो रिवाइज रेट के बेसिस में हम कंप्यूट कर लेंगे मेरा लीज लाइबिलिटी। अगर समझो सीपीआई इंडेक्स रेट में चेंज है या गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू के इसमें चेंज है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ओरिजिनल रेट के बेसिस में यूज करेंगे। यानी क्या, सीपीआई और आईआर देखोगे इंडेक्स रेट, तो फिर उस केस में तुम बता सकते हो सर ये मार्केट के बेसिस में डिपेंड होगा, ये जो गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है ये तो यूसेज के बेसिस में डिपेंड होगा, जो लेसी के हाथ में नहीं है, ये इन फ्यूचर ही डिटरमाइन होगा, जब डिटरमाइन होगा तब डी बेसिस करना होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ओरिजिनल डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। तो देखो
Lessee uses the revised discount rate when lease payments are updated due to reassessment of the terms and reassessment of the purchase option. The revised discount rate is based on the interest rate implicit in the lease for remainder of the lease term. If that rate cannot be readily determined, अगर readily वो determine करना पाए तो फिर उस केस में incremental borrowing rate ले लेंगे. Discount original कब use करेंगे? Lessee uses the original discount rate when the lease payments are updated for a change in expected amount for the residual वैल्यू गारंटी या फिर पेमेंट डिपेंडेंट ऑन द इंडेक्स और रेट अनलेस द रेट इज फ्लोटिंग रेट. द वेरिएबिलिटी ऑफ द पेमेंट्स इज रिजॉल्व्ड सो दैट दे बिकम इन सब्सटेंस फिक्स. तो उसके हम यहाँ पे ओरिजिनल डिस्काउंट रेट ले लेंगे. ओके सर, अब कब कभार क्या हो सकता है कब कभार यहाँ पे रीअसेसमेंट करते रहेंगे, बट रीअसेसमेंट के टाइम पे हमें क्या करना, फाइनलाइजेशन टाइम पे नहीं होता है. समझ रहे हो क्या बोला मैंने? समझो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि लीज टर्म करना है मुझे फाइनल. अब लीज टर्म फाइनल करने पे तक मतलब समझो फॉर एग्जांपल मेरा 5th ईयर में लीज टर्म नेगोशिएट करना चालू कर दिया. किसके साथ? लेसर के साथ. लेसर के साथ नेगोशिएट करना चालू कर दिया. ये बोल रहा है कि लेसी बोल रहा है कि मुझे 10 साल का चाहिए, लेसर बोल रहा है नहीं 12 साल तक ले लो. तो यहाँ पे क्या एक कॉन्फ्लिक्ट है. ये कॉन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व होने तक टाइम लग सकता है. तो उस केस में सर क्या करें? हमारा तो रीमेजरमेंट कब हो रहा है? 5th ईयर में हो रहा है, बराबर. 5th ईयर में हो रहा है. तो मेरा जो नेगोशिएशन करते समय मेरा नेगोशिएट करते करते मेरा ये 5th ईयर का 6th ईयर भी खत्म हो गया और 6th ईयर के बाद 7th ईयर आ गया. तो उस केस में मुझे लीज लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज कैसे करना चाहिए? तो अगर ऐसा नेगोशिएशन के टाइम में अगर टाइम लग जाए तो उस केस में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू recognize the lease liability based on the original terms. मेरा पैसा कैसा चलते आ रहा था ना वैसे ही तुम recognize करते चलो. ठीक है, अब वैसे ही recognize करते रहेंगे. तो उस केस में जब फाइनलाइज हो जाएगा मेरा नेगोशिएटेड टर्म्स, मतलब मेरा जो रीमेजरमेंट है करने के लिए मेरा ट्राई हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा, तो उस केस में मेरा जो एडजस्टमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा फ्रॉम दी 5th ईयर. नहीं समझे सर? आ जाओ बताता हूँ. यहाँ पे समझो एक लाइन ले लिया मैंने, ये 5th ईयर है समझो, 6th 7th एंड 8th. ठीक है, यहाँ पे नेगोशिएशन चालू कर दिया, नेगोशिएशन चालू कर दिया. तो 6th ईयर ऑनवर्ड्स मुझे क्या करना पड़ेगा? रीमेजरमेंट का रिकग्निशन करना पड़ेगा. ठीक है, बट यहाँ पे नेगोशिएशन टर्म्स फाइनल हो गए 7th ईयर में. तो अब बताओ, नेगोशिएशन टर्म फाइनल हो गए 7th ईयर, तो 6th ईयर का लीज लायबिलिटी मुझे रिकग्नाइज करना था ना, बराबर. तो वो कैसा करेंगे? अब तक तो फाइनलाइज नहीं हुआ. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे जो 5th ईयर का जो लीज लायबिलिटी चलते आ रहा है वैसे के वैसे हम सेम टू सेम 6th ईयर के लिए भी रिकग्नाइज कर लेंगे, राइट. जब 6th ईयर के लिए रिकग्नाइज कर लिया तो यहाँ पे 7th ईयर में मेरा फाइनलाइज हो गया पूरा टर्म्स. जब टर्म्स फाइनलाइज हो गए तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली 6th ईयर से हम एडजस्टमेंट करना चालू करेंगे. 6th ईयर का जो लीज लायबिलिटी वो एडजस्ट होगा, फिर कंटिन्यू होगा 7th 8th एंड 9th जो रिवाइज लीज टर्म है उसके बेसिस में हमारा जो लीज लायबिलिटी है उसको रिकग्नाइज करते चलेंगे. इज दैट क्लियर? तो वही बोल रहे हैं, देखो वही बोलना चाह रहा है. When the lease includes a market rate adjustment, that is a market rent review, the negotiation between the lessee and lessor may take some time to complete. तो उस केस में एक एग्जांपल 10 ईयर का लीज है, दैट अ मार्केट रेट एडजस्टमेंट दैट अप्लाइज फ्रॉम द एंड ऑफ द 5th ईयर. द मार्केट रेंट रिव्यू नेगोशिएशन ड्यूरिंग द begin during 5th but are not completed until the later of 6th year. During the year 6, while the negotiation is ongoing, the lessee is required to calculate the pay the original contractual lease payments. यानी क्या? ओरिजिनली जो डिटरमाइन हुआ था उसी को कंटिन्यू कर लो. क्यों? क्योंकि आपने को पता है लीज टर्म रिवाइज होने वाला है, 10 साल का होने वाला है. तो फिर उस केस में 6th ईयर को 20 जो 5th ईयर में हमने रिकग्नाइज करा था वही सेम रिकग्नाइज कर लो. एट द कंक्लूजन ऑफ द नेगोशिएशन पीरियड upon the final determination of the lease payments for year until 10, the new lease payments apply retrospectively from the beginning of the year 6. मतलब beginning of the year 6 से मेरा जो है ना एडजस्टमेंट चालू हो जाएगा. एडजस्टमेंट इन द सेंस जो 6th ईयर में मैंने रिकग्नाइज किया था ओरिजिनल वाला, जो ओरिजिनल टर्म्स के बेसिस में लीज लायबिलिटी उसको ले लो और मेरा रिवाइज टर्म्स ले लो, जो डिफरेंस है उसको रिकग्नाइज कर लो ईयर 6 में, और जो रिवाइज टर्म्स है उसके जो रिवाइज लायबिलिटी है वो 7th ईयर से कंटिन्यू करते चलो. सिंपल है. In this example, the lessee does not adjust the lease payments at the beginning of year 6 for the expected increase in the rent. Rather, any adjustment is recognized as an adjustment in the lease payment when the market rate review is finalized and the change in the contractual cash flow takes effect. तो फिर यहाँ पे जब फाइनलाइज होगा तभी हम रिकग्नाइज करेंगे, अदरवाइज वी कांट रिकग्नाइज. क्यों? क्योंकि जब फाइनलाइज नहीं होगा तो फिर मेरा रिमेजमेंट क्यों करूंगा मैं, बरोबर ना. जब फाइनलाइज हो जाएगा तब जाके मैं रीजबिलिटी को रिकग्नाइज करूंगा. तो रीमेजमेंट कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो यहाँ पे 3 स्टेप. अपना जो नॉर्मल स्टेप्स है, पहले इनिशियल रिकग्निशन वो कर लो आराम से, ठीक है. सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में अब चेक करो कि यहाँ पे रीमेजरमेंट कब ले रहा है, व्हेन द रीमेजरमेंट इज टेकिंग प्लेस. अब समझो रीमेजरमेंट 5 इयर्स का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, 3rd ईयर में मेरा रीमेजरमेंट हो रहा है.
ठीक है। थर्ड ईयर में मेरा क्या हो रहा है, रीमेजरमेंट हो रहा है। तो उस केस में थर्ड ईयर में क्या करोगे, थर्ड ईयर का कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी, कैरिंग अमाउंट ऑफ आरओयू एसेट रिकॉग्नाइज कर लो, मतलब थर्ड ईयर तक हमारा कंप्यूटेशन चलेगा सेम टू सेम। तो यहाँ पे मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी आ गया। अब जाओ मॉडिफाइड टर्म्स के हिसाब से, मतलब मॉडिफाइड इन द सेंस रीमेजरमेंट के हिसाब से, यहाँ पे तुम कंप्यूट कर रहे हो कि कितना आना चाहिए लीज लायबिलिटी, जो बचा हुआ टर्म्स है, राइट। जो रीमेजर्ड है, मतलब जो भी अमाउंट आएगा रीमेजरमेंट लायबिलिटी का माइनस मेरा कैरिंग अमाउंट वुड बी माई इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख दूं, रीमेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, कैसे करेंगे हम इसको, पहले तुम स्टेप्स कल करो, कैलकुलेट लीज लायबिलिटी बेस्ड ऑन ओरिजिनल टर्म्स ओनली, ठीक है। सेकेंड तुम क्या करोगे, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी and ROU asset as on रीमेजरमेंट डेट। तो रीमेजरमेंट डेट में तुम कैलकुलेट करोगे क्या, ROU asset और लीज लायबिलिटी का यहाँ पे कैरिंग अमाउंट। थर्ड तुम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट लीज लायबिलिटी एंड ROU, या फिर सिर्फ लीज लायबिलिटी बेस्ड ऑन रिवाइज्ड टर्म्स। अब रिवाइज टर्म्स के बेसिस में तुम क्या करोगे, लीज लायबिलिटी को कंप्यूट करोगे। फिर उसके बाद फोर्थ, मेरा जो रिवाइज्ड टर्म्स है, लीज लायबिलिटी बेस्ड ऑन रिवाइज्ड टर्म्स माइनस ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट ऑन रीमेजरमेंट डेट। RMD मतलब लिख देता हूँ पूरा, रीमेजरमेंट डेट। इन दोनों का जो भी है इंक्रीज या डिक्रीज, डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन लीज लायबिलिटी एंड ROU। सिंपल है। ये 5 स्टेप अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, रीमेजरमेंट का कैसा करना है वो पता चल जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल में भी करेंगे, बट एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं इसका रीमेजरमेंट का। और इसका साथ साथ में क्वेश्चन भी है, एक दो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आई गेस, जो एक एग्जाम में आया है, एक मॉड्यूल में है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।